नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 22 मई। आज हम लोग देखेंगे हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न मंकी पॉक्स रोग से संबंधित है। बायजूस आईएएस हिंदी की तरफ से आपको मंकी पॉक्स रोग के ऊपर पूरी आज की एक बड़ी खबर में चर्चा करी गई थी, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। एक एक चीज मंकी पॉक्स रोग के बारे में जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया गया था, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, हमको वो चेक करने हैं। सबसे पहला है, यह रोग अब तक केवल बंदर, लंगूर और मनुष्यों में ही देखा गया था। यह गलत है। यह रोग चूहों में या गिलहरी में, इनमें भी ये रोग देखा गया है और ये जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। इसी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, इसको जूनोटिक रोग भी कहते हैं। देखिए इस रोग में क्या होता है, शरीर में इस तरीके के दाने पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जूनोसिस मैंने आपको बताया कि जानवरों से मनुष्यों में प्रसारित होने वाला ये एक वायरस की लक्षण है। ठीक है, वायरस के थ्रू ये होता है। और ये कौन सा वायरस है, ये वायरस जो है ये पॉक्सी वेराइडे फैमिली का वायरस होता है, जिसको ऑर्थोपॉक्स वायरस कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जो है ये किसमें आता है, जानवरों में, और जानवरों से मनुष्यों में। अब ऐसा देखा गया कि ये मनुष्यों से मनुष्यों में भी फैलता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अगर कोई इस वायरस से संक्रमित मनुष्य है और वो किसी दूसरे स्वस्थ मनुष्य के संपर्क में आता है और इसकी सांस के माध्यम से, ठीक है, या मान लीजिए इस मनुष्य के जो संक्रमित मनुष्य है उसके शरीर में कोई घाव है या कोई जख्म है और दूसरा जो स्वस्थ मनुष्य है वो इस जख्म के संपर्क में आता है, तो उससे भी ये रोग मानव से मानव में भी संचारित हो सकता है। क्योंकि पहली बार ये बंदरों में देखा गया था एक चेचक के रूप में, तो इसी का नाम क्या हो गया, मंकी पॉक्स नाम हो गया। तो पहले वाला कथन गलत हो जाता है। यहां लिखा हुआ है यह एक जीवाणु रोगजनक है, नहीं, मैंने आपको बताया ये कैसा है, ये एक विषाणु यानी वायरस से होता है, तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। लिखा हुआ है यह जूनोसिस रोग है जिसके कारण इसका मानव से मानव संचारण संभव नहीं है। यह देखिए जूनोसिस रोग तो है परंतु मानव से मानव में संचारण हो सकता है, इस वजह से यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर नहीं बोला गया था। अब ये तीनों ही कथन गलत हो गए। हमसे सही कथन पूछा था तो एक भी कथन सही नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके ऊपर जो मैंने आपके लिए एक बहुत ही सिंपल वीडियो बनाया है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए किससे संबंधित है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग से। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपेक भी कहते हैं। एपेक का मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो एक बार थोड़ा सा एपिक के बारे में जान लेते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर या सचिवालय कहां पर है, इसका सचिवालय पड़ेगा सिंगापुर में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एशिया और प्रशांत। तो प्रशांत का मतलब हो गया प्रशांत महासागर या पैसिफिक रिम की बात करते हैं, तो वो सारे देश जो एशिया में हैं और प्रशांत महासागर से यानी पैसिफिक रिम से अपनी सीमा साझा करते हैं, वो सारे देश इसका हिस्सा होते हैं। एक मैं आपको चित्र के माध्यम से इसको समझाता हूं। तो देखिए ये वाले जो कंट्री आप देख रहे हो इस फिगर में, ये सारे कंट्री किस में आते हैं, एशिया और प्रशांत में आते हैं। मैंने आपको बताया इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपको मिलेगा, सिंगापुर में मिलेगा। जो हमारा प्यारा देश भारत है वो इसका सदस्य नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 2011 में भारत को ऑब्जर्वर देश का दर्जा मिला था, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑब्जर्वर देश, तो 2011 में हम चुने गए थे इसके लिए। बेसिकली एपेक जो है वो बनाया इसलिए गया था क्योंकि यहां पर क्या है, जो भी एशिया प्रशांत के इसके देश हैं इसमें आर्थिक सहयोग ये आपस में कर सकते हैं, व्यापार से संबंधित, मुद्रा से संबंधित जो भी सहयोग है, तो उस चीज के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, अभी देखिए चर्चा में क्यों आया, चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी जो एपेक संस्था है इसकी मीटिंग चल रही थी, कहां पर, थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड जो देश है तो इसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक। तो यहां पर इसकी मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग में क्या हुआ, जैसे ही रूस के जो मंत्री थे वो यहां पर मीटिंग में अपना भाषण देने आए, वैसे ही चार देशों ने यूएसए के साथ, यूएसए ने तो बॉयकॉट कर ही दिया, यूएसए के साथ साथ चार देशों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और कनाडा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, यानी कि टोटल 5 देशों ने जैसे ही भाषण देने आए रूस के मंत्री, तो ये लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, तो इसकी मीटिंग कहां पर हो रही थी और ये कौन सी मीटिंग थी, ये बेसिकली व्यापार के जो मंत्री होते हैं तो व्यापार स्तर पे एक मीटिंग हो रही थी थाईलैंड में, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए
प्रश्न पे वापस आते हैं। यह 21 सदस्यों देशों से मिलकर बना एक अंतर सरकारी मंच है। बिल्कुल सही है। इसमें टोटल देश कितने हैं? 21 देश हैं। भारत एक संस्थापक सदस्य है। गलत हो गया, भारत इसका सदस्य ही नहीं है, तो संस्थापक होने की बात ही नहीं है। इसका मुख्यालय मनीला में है, ये भी गलत है। मैंने आपको बताया इसका मुख्यालय कहां पर है, सिंगापुर में है। तो ये दोनों कथन गलत हो जाते हैं। हमसे गलत कथन पूछे थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस पे यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ के कंफ्यूज कर देता है, तो आता हुआ प्रश्न भी गलत हो सकता है। तो थोड़ा सा इसमें जागरूकता बनाए रखिएगा कि गलत प्रश्न पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, क्योंकि पहला वाला कथन हमारा सही है, तो दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, राजा राममोहन राय से संबंधित है। यह क्यों चर्चा में आया, आपको पता होना चाहिए। राजा राममोहन राय की हम लोग 250वीं जयंती मना रहे हैं, और ये जयंती जो मनाई जा रही है ये पूरे एक साल, यानी कि आज है 22 मई और अगले साल 22 मई 2023 तक हम इनकी जयंती को मनाएंगे। डिसाइड करा गया है किसके द्वारा? केंद्रीय संस्कृति जो हमारा मंत्रालय है उसके द्वारा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस वजह से राजा राममोहन राय जो है चर्चा में आए। चलिए प्रश्न पे वापस आते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कौन से जो इसमें से रचनाएं हैं वो राजा राममोहन राय से संबंधित हैं। तो सबसे पहली रचना आती है तुहफात उल मुहाविदीन। ये देखिए, इसके बारे में आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जो हिंदुओं के जो भ्रष्ट विश्वास होते थे ना, जो उनकी बिलीफ्स होती थी जिसमें कुछ कर्मकांड होते थे, तो उनके विरुद्ध इन्होंने इसमें तर्क संगत चीजें लिखी हैं। तर्क संगत से उसको काटने की प्रयास करा है कि भाई ये जो आप अंधविश्वास पे बिलीव कर रहे हैं ना, ये इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये राजा राममोहन राय के द्वारा लिखी गई है। दूसरा देखिए है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, बहुत ही फेमस पुस्तक है राजा राममोहन राय की, तो दूसरा वाला भी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरी पुस्तक है तहजीब उल अखलाक। ये राजा राममोहन राय की नहीं है, ये किसने लिखी है? हम लोग जानते हैं सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई पुस्तक है। संवाद कौमुदी, ये राजा राममोहन रॉय द्वारा लिखी गई है, ये बंगाली भाषा में लिखी गई थी, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। गुलामगिरी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योतिबा फूले की। इन्होंने इसमें ऊंच नीच होती है या जो जाति प्रथा होती है उस पर करारा प्रहार किया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। जातिवाद के बहुत घोर विरोधी थे ये, तो बहुत ही तर्क संगत ढंग से इस पे प्रहार करा है। ऊंच नीच जो समाज में व्याप्त थी तो उसके ऊपर लिखी गई है गुलामगिरी। सत्यार्थ प्रकाश, ये देखिए आर्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ना। अब आर्य समाज का जहां पे भी नाम आएगा वहां पे दयानंद सरस्वती का नाम आएगा। अब दयानंद सरस्वती का नाम आएगा तो इन्होंने बोला था कि वेदों की ओर लौटो, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। या अगर बात करी जाए शुद्धि आंदोलन की, तो शुद्धि आंदोलन भी किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने चलाया था, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने करा था, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। मिरात उल अखबार की बात करें तो ये राजा राममोहन रॉय द्वारा लिखा गया था। ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये फारसी भाषा में, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो हमसे राजा राममोहन राय से संबंधित चीजें पूछी गई थी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक तो तुहफात उल मुहाविदीन, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार, यानी कि 1, 2, 4 और 7, यानी इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये क्यों चर्चा में था मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से है, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो उज्ज्वला योजना जो है वो 2 थी। पहले जो सबसे पहली योजना थी वो 2016 में आई थी, आपको पता होना चाहिए। यूपी के बलिया से स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। जो भी बीपीएल परिवार की जो महिलाएं होती हैं उनको एलपीजी कनेक्शन देने की बात करी गई थी। एलपीजी कनेक्शन क्यों देना है? क्योंकि देखिए इस जो महिलाएं पारंपरिक तरीके से खाना पकाती थी लकड़ी से, जो या जो गाय और भैंस के बने गोबर से जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं उनसे, तो उनके उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, है ना। सांस लेने में धुएं से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, प्लस जो उनके बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए पेड़ काटना है तो पर्यावरण पे भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए हमने क्या करा, ग्रामीण परिवारों में एलपीजी कनेक्शन जो थे वो देना स्टार्ट करा भारतीय सरकार ने। इसका दूसरा जो वर्जन था जो 2.0 के नाम से फेमस था, इसको भी महोबा से, यूपी के महोबा से स्टार्ट करा गया था, ठीक है। इसमें क्या करा गया था कि जो प्रवासी मजदूर होते हैं, मान लीजिए यूपी का कोई मजदूर है, वो महाराष्ट्र में जाके जॉब कर रहा है, तो अब होगा क्या कि यहां पर मान लीजिए उसको एलपीजी कनेक्शन लेना है, तो उसको उसके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, उसकी बाध्यता को यहां पर समाप्त कर दिया गया। इस चीज को यहां पर करा गया, ठीक है। तो इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवार की महिलाओं के नाम पे जारी होते हैं, बिल्कुल सही कथन है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभ में गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए नगद सहायता, एकदम सही, के साथ साथ सालाना 6 निशुल्क मानक आकार के गैस सिलेंडर शामिल होते हैं। ये गलत हो जाएगा। नगद सहायता मिलती है 1600 रुपए की, ठीक है, ताकि जो महिलाएं हैं ये उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है, मतलब प्रत्यक्ष हस्तांतरण कर दिया जाता है, जिससे कि वो गैस सिलेंडर जो है उसको खरीद सकें। मगर यहां पर निशुल्क मानक आकार के ये 6 ऐसी कोई बात नहीं कही
कही गई है, इस वजह से ये पूरा दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इस योजना के तहत आकांक्षी जिलों से संबंधित एक वयस्क महिला स्वचालित रूप से विस्तारित योजना के तहत एक पात्र लाभार्थी के रूप में योग्य हो जाती है, गलत हो जाता है। इसमें जो लाभार्थी होते हैं ना, इसको ध्यान दीजिएगा, इसके लाभार्थी कौन होंगे? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या बात करें एक योजना है अंत्योदय अन्न योजना, पीएम आवास योजना की बात करें, या जो वनवासी महिलाएं होती हैं, ठीक है, तो ये लाभार्थी हैं इस योजना के, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको शॉर्टकट में बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी है, ये कभी भूलिएगा नहीं। तो दूसरा और तीसरा कथन हमारे गलत हो जाएंगे। हमसे सही कथन पूछा गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल एक सही है। केंद्र सरकार ने जो गैस सिलेंडर थे, एलपीजी गैस के सिलेंडर, तो उसमें 200 रुपए की सब्सिडी और प्रोवाइड कर दी है। किनको प्रोवाइड करी है? जो पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बायजूस आईएएस की तरफ से आपके लिए आज की बड़ी खबर में वीडियो बना दिया गया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें पेट्रोल के जो दाम है, डीजल के दाम है, उन पे जो उत्पाद शुल्क लगता है, तो पेट्रोल की अगर बात करेंगे तो 8 रुपए और डीजल की बात करेंगे तो 6 रुपए, इतना उत्पाद शुल्क कम कर दिया है, जिससे बहुत सारे राज्यों में रहने वाले लोगों को लाभ होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जिस तरीके से आसमान छू रही थी, तो अब वो नॉर्मल हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा गया था। यहां पे खरीफ की फसलों की खेती के बारे में बात कर रहा है, तो सबको पता होना चाहिए रबी, खरीफ, जायद, इसमें कौन कौन सी फसल आती हैं। जो मुख्य फसलें हैं उनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा, और ये कौन से सीजन में, यानी कि कौन से महीने में इनकी बुआई होती है और कब इनकी कटाई होती है, ये बेसिक सी चीजें याद रखिएगा। सबसे पहला कथन है, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, बिल्कुल 200% सही है। ये भारत में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसमें? धान की खेती में आता है, इस चीज को याद रखिएगा। जो ज्वार की खेती है उसके अंतर्गत जो क्षेत्र है वो तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्रों में अधिक है, बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है तिलहन की खेती जो होती है ना, उसका एरिया, तिलहन की ज्यादा खेती होती है भारत में ज्वार की अपेक्षा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला कथन बोल रहे हैं कि कपास की खेती का जो क्षेत्र है वो गन्ने की खेती की क्षेत्र में तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही कथन है। कपास की खेती का जो क्षेत्र है ना, जितने क्षेत्र में कपास की खेती होती है, तो वो गन्ने से स्वाभाविक रूप से ज्यादा है, तो ये कथन हमारा सत्य हो जाता है। चौथा कथन बोल रहे हैं कि गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र जो है वो निरंतर घटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो पहला हमारे इसमें सही कथन कौन कौन से हैं? एक तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा, और दूसरा हमारा तीसरा कथन सही हो जाएगा। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके सामने देखिए चार्ट दे रखा है, तो उसमें धान की खेती की बात करें, है ना, या ऑयल सीड की, तिलहन की बात करें, गन्ने की बात करें, कपास की बात करें, तो ये सारी आपके सामने दे रखा है, तो उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि वो जो यहाँ पे कथन लिखे हुए थे, तो उसमें क्या गलत था और क्या सही था। ठीक है, काफी तथ्यात्मक प्रश्न था। आज का तथ्य देखिए क्या है। आज का तथ्य संबंधित है नदी लिंक परियोजना से, यानी कि नदी जोड़ो परियोजना। लिंक का मतलब होता है जोड़ना। अब दो नदियों को, मान लीजिए एक नदी ये है, एक नदी ये है, तो इन दोनों को जोड़ के कोई नहर के सहायता से इसको जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? जोड़ने का सीधा सा पर्पज होता है, आपको ये चीज याद रखनी है कि नेशनल जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, कभी नहीं भूलेंगे आप। जहां पर भी पानी अधिक होता है, तो पानी अधिक को थोड़ा सा अच्छी हिंदी में बोल देते हैं अधिशेष। तो जहां पर भी पानी अधिशेष होगा और जहां पर पानी की कमी होगी, तो यहां से पानी का स्थानांतरण कमी वाले क्षेत्रों में करना, यही मुख्य आधार है किसका? नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब देखो यहां पर जहां पर भी अधिक पानी आ रहा होगा, यहां पर बाढ़ आने के चांसेस होते हैं, तो हमारा पानी जो है वो वेस्ट ही तो होता है। तो उस वेस्ट होते पानी को अगर हम यूज कर लें, कहां पर यूज कर लें? जहां पर पानी की कमी है, तो हमारा पानी भी वेस्ट नहीं होगा, और दूसरा यहां पर जो कमी होगी, यहां पर सिंचाई की बात करें, पेयजल की बात करें, तो वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाएगी। अब देखिए पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना को थोड़ा सा मैप के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारी नर्मदा नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी के नीचे आप देखोगे तो ये आपको तापी नदी मिलेगी, और जो पार नदी है वो कुछ ऐसे है। पार नदी ये कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र में नासिक जो एरिया है वहां से निकलती है। नासिक में आपको पता है गोदावरी नदी का भी, नासिक में त्रयंबक एक जगह है, तो वहां से उद्गम होता है। तो इस तरीके से पार नदी निकलती है। तो अब देखिए ध्यान से, ऐसे ही तीनों नदियों को आपस में जोड़ लेना है, और तीनों नदियों का जो जल है वो कहाँ पे ले जाया जाएगा? जैसे गुजरात की बात करें तो वहां पे जो कच्छ का एरिया है, या सौराष्ट्र का जो एरिया है, वहां पे जहां पे पानी की कमी है, वहां पर यहाँ तीनों नदियों को मिला के जो नहर बनाई जाएगी, उसका जल वहां पर ले जाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि नहर जो है वो 395 किलोमीटर की जो नहर है उसका निर्माण किया जाना है। तो अब देखिए ये जो परियोजना थी, तो ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि काफी समय से यहाँ पर
जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो इस क्षेत्र में रहते थे, तो वो काफ़ी समय से इस परियोजना का विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इस परियोजना के बनने से ना उनको विस्थापित करा जा रहा है वहाँ से। उनसे बोला जा रहा है कि आप अपना जो घर है, अपना सारी चीज़ें, वो अपना लेके कहीं और चले जाइए। इसके लिए सरकार जो है वो उनको क्षतिपूर्ति देने को भी तैयार है, परंतु ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखो भाई, जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं या जो आदिवासी होते हैं, उनका अपना एक संस्कृति होती है, अपने तरीके से वो रहते हैं, वो मेन मुख्य धारा में शामिल नहीं होना चाहते। तो इस वजह से उनका कहना है कि हम यहीं पे रहेंगे, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो उनका कहना उनकी जगह पर ठीक है, परंतु सरकार ने काफी ज्यादा प्रयास करे, परंतु ये हो नहीं पाया। तो न्यूज में ये इसलिए आया था क्योंकि गुजरात सरकार ने अभी के लिए जो पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना है, इसको स्थगित कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इनका विरोध बहुत ज्यादा स्तर पे और बहुत समय से ये लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का। देखिए, जब भी कोई नदी लिंक परियोजना होती है, जो बांध परियोजना होती है, इसके अगर कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं तो नकारात्मक पहलू भी होते हैं। लोगों को वहां पे अपना घर छोड़ना पड़ता है, उनको विस्थापित करना पड़ता है, ठीक है, वो सारी चीजें अपनी छोड़ के, जमीन भूमि सब छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा, वहां की जो जैव विविधता होती है उसको भी बहुत ज्यादा खतरा होता है जलमग्न होने का। तो केवल मानव ही नहीं, वहां पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनके जैव विविधता के ऊपर भी खतरा आ जाता है। तो इन सारे खतरों को देखते हुए ही कभी भी बांध निर्माण करे जाते हैं या फिर नदी लिंक परियोजनाएं होती हैं, तो वो ये सारे जो जोखिम है इनका आकलन करने के बाद ही होती है। तो इस वजह से ये तथ्य जो था वो चर्चा में था। मैंने आपको साधारण शब्दों में बताया कि नदी लिंक परियोजना क्या होती है और पार तापी नर्मदा नदी लिंक की जो प्रॉब्लम है वो क्या है। मैं आशा करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चीज पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।